Hello friends, welcome to my channel Solve Maths and Read English Easily. In this video we are going to solve class 8 chapter 8 linear equation in one variable का exercise 8.3। ये मेरा पार्ट 4 है। बाकी क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1, 2, 3 में सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये आपकी बुक कार्डवा पब्लिकेशन से है, ठीक है। आइए आपकी बुक रही कार्डवा एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि the numerator of the given fraction is 4 less than the denominator. If 3 is subtracted from the numerator and 5 is added to the denominator, the fraction becomes 1/4. What is the given fraction? तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको समझा देते हैं कि जो न्यूमरेटर है किसी फ्रैक्शन का वो 4 कम है किसी डिनोमिनेटर से। तो मैंने बताया है कि जो बाद में आता है उसको हमेशा x मानते हैं, इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर को क्या माना है, x माना है, ठीक है। और न्यूमरेटर क्योंकि 4 कम है तो मैंने न्यूमरेटर को निकालने के डिनोमिनेटर से x से 4 माइनस कर दिया। अब बोला है 3 सब्ट्रैक्टेड, क्लियर नहीं हो रही है, मैं थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ। इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर क्या कहा है एंड 5 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। और 5 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, 5 हमने ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/4। तो ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया 1/4 के। तो गिवन फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो सिंपल है, कुछ करना था जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसी तरह मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब -4 -3 कितना हो गया -7 हो गया, ठीक है। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो 4 का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो 4x, 7 में करेंगे तो 28, और ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 में तो x + 5 ही आएगा। 4x से x जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ क्योंकि इस साइड लाके लिखने का कोई फायदा नहीं। 4x से x माइनस करेंगे तो 3x हो जाएगा, और फिर 5 में -28 उधर जाएगा तो +28 हो जाएगा, और 5 में 28 प्लस करेंगे तो 33 आएगा। x = आपका क्या हो जाएगा 33/3 मतलब कि 11। तो हमारा x क्या था डिनोमिनेटर 11 निकल गया, तो न्यूमरेटर हमारा क्या निकल जाएगा 11 - 4, तो कितना हो गया 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर हमारा 7 और डिनोमिनेटर क्या है 11, 7/11। तो 7/11 हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैं सब समझा देती हूँ कि अ नंबर इज 50 मोर देन द अदर नंबर। कोई नंबर है जो क्या है दूसरे नंबर से 50 ज्यादा है, और फिट द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द स्मॉलर नंबर बाय द लार्जर नंबर। मीन्स जो फ्रैक्शन मिलता है डिवाइड करने की, जो स्मॉलर नंबर उसको अगर लार्जर नंबर से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है। तो हमें नंबर्स निकालना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। कि मैंने यहाँ लिख लिया है कि अदर नंबर, क्योंकि बाद में अदर ही नंबर आया है तो अदर नंबर को हमने x माना है। तो और नंबर क्या है उससे 50 बड़ा है तो हमने x + 50 कर दिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है, क्योंकि ये तो x से 50 बड़ा है, स्मॉलर नंबर है, उसको हम अगर लार्जर नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं 2/3 मिलता है। तो हमें क्या मिलता है 2/3 मिलता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x, और फिर हम 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x प्लस कितना हो गया 100 हो गया, और 3x से 2x जाएगा तो ये x हो जाएगा, और x = 100। तो हमें अदर नंबर कितना मिल गया 100, और तो हमें नंबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स आर लिख देंगे, नंबर्स = 100 and 150। आई होप आपको ये समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको स्टेटमेंट लिख देना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ। तो हम 21 का क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए इसमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ, बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इज ब्रेथ बाई 4, मतलब जो ब्रेथ है वो 4 बड़ा है लेंथ से, और इधर लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाई 3 सेंटीमीटर, दोनों को हम 3-3 सेंटीमीटर बढ़ाएं। The area of the new rectangle will be 81 square centimeter more than the given rectangle। तो जो नया रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया क्या हो जाएगा 81 स्क्वायर सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा जो हमारा पुराना रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्योंकि रेक्टेंगल था तो मैंने रेक्टेंगल बना लिया। मानते हैं कि लेंथ हमारा क्या है x है, तो बोला है लेंथ से जो ब्रेथ है वो कितना 4 बड़ा है, तो हमने ब्रेथ को x + 4 मान लिया। फिर कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों को हम 3-3 बढ़ाते हैं, लेंथ और ब्रेथ को। तो अब x + 4 में 3 ऐड करेंगे
तब हमको आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि दोनों में ऐड कर दिए, तो मैंने ऐड कर लिया। अब बोल रहा है कि जो ये नया रेक्टेंगल बना है इसका जो एरिया है वो 81 ज़्यादा हो गया किससे, इस वाले के एरिया से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते होंगे, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मैं लिखना अवॉइड करना चाहती हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारा x+4 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। और फिर एरिया ऑफ हमारा न्यू रेक्टेंगल, मैं लिख नहीं रही हूँ, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, तो ये x+3 मल्टीप्लाई बाई x+7 लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बोल रहा है कि ये वाला क्या है, ये वाला बड़ा है इससे, 81 बड़ा है, तो मीन्स इसके बराबर कब होगा, जैसे इसमें हम 81 ऐड कर देंगे। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, ये x का मल्टीप्लाई x में हुआ है तो x², और x का मल्टीप्लाई 4 में हुआ है तो 4x। अब जब हम इसमें 81 ऐड कर देंगे तो इसको इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा है इससे, तो या तो इसमें हम 81 माइनस करें या तो हम इसमें 81 प्लस करें, क्योंकि ये बड़ा है तो हम इसमें प्लस कर दिए हैं। इसको मल्टीप्लाई कर, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², x का मल्टीप्लाई 7 है तो 7x, 3 का मल्टीप्लाई x में तो 3x, और 3 का मल्टीप्लाई 7 में तो 21। मैंने बताया कि जब सेम साइन के दोनों मतलब एक वन साइड दूसरी साइड रहता है तो ये कट जाते हैं, तो ये हमारा x² कट गया। अब देखिए ये 4x है, 7 3 10x इधर आएगा तो -10x, और ये 21, और ये 81 इधर जाएगा तो ये माइनस हो गया। 1 से अब 1 जाए 0, 8 से 2 गया तो 6, और ये आपका -6x, तो ये भी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि 81 का साइन बढ़ा है, यहाँ पे 10 का साइन बढ़ा है, तो x = हो गया 60/6, मतलब हमारा हो गया 10। तो हमने क्या x माना था, हमने रेक्टेंगल की लेंथ x मानी थी, तो लेंथ हमारी कितनी हो गई, लेंथ हमारी हो गई 10, और तो ब्रेथ हमारा x+4 है तो 14 हो गया। और किस में दिया, सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर में दिया है, हाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए, मैं फिर से समझा देती हूँ एक बार क्या है इसका डायरेक्ट। देखिए बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी क्या है, ब्रीथ लेंथ से 4 बड़ी है, तो हमने लेंथ को x माना, ब्रीथ हमारा x+4 हो गया। फिर कंडीशन दिया है कि अगर रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रीथ में 3 सेंटीमीटर ऐड किया, 3 ऐड किया गया, तो हम लेंथ में ऐड करेंगे तो x+3 हो जाएगा, और ब्रेथ में ऐड करेंगे तो x+7, तो जो नया रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया 81 ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, तो आपका क्या हो गया, 81 ज़्यादा है, तो हम क्या करें, या तो इसमें हम 81 इसमें से माइनस करें इसके हम एरिया से, या तो हम इसके एरिया में 81 प्लस करें, दोनों को इक्वल करने के लिए ये कंडीशन होगी। तो हमने दोनों को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 81 प्लस कर दिया है, क्योंकि प्लस करना ज़्यादा आसान होता है। तो हमने इसका एरिया निकाल दिया है, देखिए यहाँ पे एरिया हम लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाल लिए हैं, फिर इसमें 81 प्लस कर दिए हैं, और तो फिर हमने उसको सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व किया तो इतना आया है, इसको सॉल्व किया है तो इतना आया, फिर हमने 81 प्लस किया है, फिर दोनों को साइड किया है, तो हमारा लेंथ और ब्रेथ निकल गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अब हम 22 मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स इन 4 hours but the covered the same distance up stream in 5 hours. If the speed of the steam is 2 km/h, find the speed of the steamer in the still water. देखिए अब क्या है कि बोल रहा है एक स्टीमर डाउन स्ट्रीम जाता है, ठीक है। तो अगर हम बताते हैं आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा नदी देखिए ऐसे स्लोप ऐसे बहती है, नदी ऐसे इस तरह बहती है। तो अगर नाव को हम, ये नाव है, मान लीजिए ये हमारी नाव है, इस साइड आती है तो ये डाउन स्ट्रीम होता है। अगर जो नदी बह इधर रही है और हम नाव को उस साइड इधर ले जाते हैं, इस साइड ले जाते हैं, तो ये अप स्ट्रीम होता है। मतलब जिधर नदी बह रही है उसके उल्टी तरफ ले जाते हैं तो अप स्ट्रीम होता है, और जिधर नदी बह रही है उधर अगर नाव आती है तो वो डाउन स्ट्रीम होता है। तो इसमें कुछ कंडीशन होते हैं कि जब डाउन स्ट्रीम में आता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और जब अप स्ट्रीम में आता है तो स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टीम की भी स्पीड होती है और कुछ बोट की स्पीड होती है। तो जब डाउन स्ट्रीम में आता है तो स्टीम की, मतलब जो पानी की स्पीड है वो और बोट की स्पीड ऐड हो जाती है। लेकिन जब अप स्ट्रीम में जाता है तो जो पानी धारा की जो स्पीड होती है और ये हमारे जो बोट की स्ट्रीम होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक
ठीक है। तो हम इस तरह से स्पीड निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि देखिए, हम मानते हैं कि जो स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर है, स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर क्या है हमारा, x है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है कि स्पीड इनटू टाइम। तो हम जैसे कि बताया डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम आप लोग लिख लीजिएगा डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर x+2 हो जाएगी, जैसे मैंने बताया डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, x-2 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर ऐड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाउन स्ट्रीम में ऐड कर लिया और अप स्ट्रीम में माइनस किया, तो ये स्पीड निकल गई, यहाँ पे देखिएगा स्पीड है ये, ठीक है। अब आगे आपको क्या करा है कि अब डिस्टेंस क्या होगी, दोनों सेम ही होगी क्योंकि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में सेम चल रहा है। तो डिस्टेंस उसका होता है कि स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है। तो पहले हम अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम हमारा क्या होगा, स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड इतनी है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है हमारे डाउन स्ट्रीम में 4, और डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x-2 इंटू 5, क्योंकि 5 लग रहा है। अब दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, ये 4x प्लस कितना हो गया 8 और ये 5x माइनस 10। तो 4x से 5x आएगा तो हमारा x माइनस एक्स हो जाएगा, और हम माइनस 10 में 8 उस साइड जाएगा तो -8, तो -18 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा x इक्वल टू 18, मीन्स हमारा क्या स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर कितनी हो गई, 18 हो गई। तो ये मैंने बहुत गंदे तरीके से सॉल्व किया है, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने साफ तरीके से सॉल्व किया। उसके पहले मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड प्लस होती है, स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्टीमर इन रनिंग वाटर दोनों क्या होती है, डाउन स्ट्रीम में ऐड होती है और अप स्ट्रीम में माइनस होती है। तो हमने स्टिल वाटर में x मान लिया, तो x प्लस स्पीड ऑफ स्टीम दिया हुआ है हमारा 2, तो ऐड कर लिया या माइनस किया। फिर डिस्टेंस दोनों सेम चल रही है तो दोनों का डिस्टेंस हमने निकाल के दोनों को इक्वल कर दिया है, ठीक है। दोनों को इक्वल करके हमारा स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर निकल गया है। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं क्योंकि मुझे लैंग्वेज लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा, लेकिन पहले से सॉल्व किया था। तो देखिए मैंने लिखा हुआ स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर x, स्पीड ऑफ स्टीम 2x किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x+2, स्पीड इन अप स्ट्रीम x-2, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम निकाल लिए हैं, स्पीड इनटू टाइम, फिर हमने उसी तरह सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, आपको समझ में आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं और वीडियो ऐसे डालते रहूँ, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर मैं बाय फेस बोर्ड पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो भी करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।